हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर को फिनिश किया है, चैप्टर 9 को। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, जिससे आप जाके उस चैप्टर की सारी वीडियोस 9.1 और 9.2 देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर और एरिया की, तो इसमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस हमारे लिए पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एरिया के फॉर्मूले होते हैं, पेरीमीटर के फॉर्मूले क्या होते हैं। लेकिन फॉर्मूले भी समझने से पहले एक चीज़ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरीमीटर और एरिया होता क्या है। तो अगर मैं सिंपली आपसे एक स्क्वायर को ड्रॉ करता हूँ या सबसे पहले एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं रेक्टेंगल के आउटर साइड की, मान लेते हैं ये कोई एक फील्ड है या आपका घर है, तो मैं कहता हूँ घर के चारों तरफ आप एक बार राउंड लगाइए। तो आप घर के बाहर राउंड लगाएंगे ना, अगर मैं चारों तरफ बोलूँगा ना कि अंदर दौड़ के एक बार यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ऐसे तो नहीं दौड़ेंगे ना, आप सीधे जाएंगे। पहले अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से आप राउंड लगाएंगे। ऐसे ही अगर कोई एक फील्ड है, कोई एक खेत है, उसके चारों तरफ आपको बाउंड्री करनी है, तो आप क्या करेंगे, चारों तरफ बाउंड्री करेंगे, आप बीच में तो नहीं कर देंगे कहीं भी। तो जो आप चारों तरफ करते हैं इसको बोलते हैं बच्चों पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलता है, जैसे मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। ठीक है, अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट लाइंस और क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये L है, मतलब अगर ये 5 या 10 सेंटीमीटर है, तो सामने वाले भी उतनी ही होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। और यहाँ पे भी वही होगा, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये भी होगी, तो ये भी B हो जाएगी। तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर को अगर हम P से रिप्रेजेंट करें तो इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो हो जाएगा L + B + L + B। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2L + 2B। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें दोनों में से तो हो जाएगा 2L + B। तो ये हमारा हो जाता है बच्चों पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर इतना हो जाता है। अब बच्चों अगर सिमिलरली मैं स्क्वायर की बात कर लूँ तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पे तो L और B अलग अलग था, बट वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं A मान लूँ या L मान लूँ तो चारों ही L हो जाएंगे या चारों ही A हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों सेम हो जाएंगे। अगर मैंने इसको भी L मान लेता हूँ क्योंकि B भी L के बराबर हो जाएगा, तो ये भी L हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब चारों L हो जाएंगे तो ये भी L और L 2L हो जाएगा, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। तो 4L के बराबर हो जाएगा पेरीमीटर। ये किसके केस में हो जाएगा, L मैंने लेंथ मानी है, आप A भी मान सकते हैं साइड को, वो डिपेंड करता है, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, A B C D कोई भी मान लीजिए, वो डिपेंड करता है आप पे। ये पेरीमीटर हो जाएगा आपका स्क्वायर का, और ये है आपका रेक्टेंगल का बच्चों। ठीक है, तो आपको दोनों के पेरीमीटर भी पता हो गए। अब बच्चों अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया क्या होता है, एरिया के लिए मैं फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं आपको समझाने के लिए कि एरिया में बच्चों हम साइड की बात ना करके हम पूरे इनसाइड की बात करते हैं कि इसके अंदर कितना पोर्शन है, तो वो आपका एरिया होता है। ठीक है, तो एरिया अगर मैं इसकी लेंथ L लेता हूँ, ब्रेथ B लेता हूँ, तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया सिंपली आपको चारों लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एरिया में सिर्फ 2 साइड से ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा L × B। ये हो जाता है आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और अगर मैं उसकी स्क्वायर की बात करूँगा तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी L हो जाएगा। अगर इसको A लूँगा तो ये भी A होगा, बराबर होगा ना, उसमें तो चारों बराबर होती हैं। तो अगर मान लीजिए एक स्क्वायर लिया है मैंने, उसमें L और L दोनों यही हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, ये तो रेक्टेंगल है, अगर मैंने चारों को L लिया है तो हो जाएगा L × L हो जाएगा, B की जगह पे भी मैं L लिख दूंगा, तो वहाँ पे एरिया बन जाएगा L × L, मतलब L का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका किस केस में हो जाएगा, स्क्वायर के केस में हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास चार फॉर्मूलेज आ गए, 1 2 3 और 4।
तो ये फॉर्मूलेज आ गए, जबकि फॉर्मूले क्या हैं, कुछ भी नहीं है, बस जस्ट आपको समझने की देर है कि पेरीमीटर कैसे निकलता है और एरिया कैसे निकलता है। मैंने डेफिनेशन को समझा और उससे फॉर्मूले अपने आप आ गए हमारे सामने। ठीक है, इन्हीं को हम बच्चों चारों को यूज़ करने वाले हैं मिक्स करके, कभी इसके साथ इसको मिक्स करेंगे, किसी को किसी के साथ मिक्स करेंगे और हम अपने आंसर्स को लाने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं डिटेल में, और डिटेल में समझने के लिए हमें क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन को हम अपनी एक्सरसाइज से उठाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 11.1। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज 11.1 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें दो लेंथ और ब्रेथ दी गई है, मतलब अगर मैं इन डिटेल में लिखूं तो एल दिया गया है हमें वन क्वेश्चन में 500 मीटर और ब्रेथ दी गई है हमें 300 मीटर, ये गिवन डेटा है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में इसके एरिया को निकालना है। अब बच्चों एरिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे वी नो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में पता है, मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा 5 3 जा 15, और 0 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 1,50,000। क्या कोई हमें यूनिट दी है, इसकी मीटर में है, हाँ ये मीटर में है ना, तो ये भी मीटर में होंगे, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से एरिया आता है हमारा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब बच्चों सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे कि द कॉस्ट ऑफ द लैंड 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000। अच्छा, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग आ रही है लैंड की, अगर कोई लैंड ख़रीदना चाह रहा है तो उस कॉस्टिंग में 1 मीटर स्क्वायर आप बेच रहे हैं 10,000 रुपये का, 10,000 रुपीज़ का, तो आपको बताना है कि टोटल लैंड की कॉस्ट क्या हो जाएगी। तो 1 की कॉस्ट अगर 10,000 है तो हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो थोड़ा सा एक सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं, सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इक्वल्स टू रुपीज़ 10,000। 1 मीटर स्क्वायर की क्या है, 10,000 है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितने की, टोटल की 1,50,000 मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई करा देंगे, लैंड इक्वल्स टू 1,50,000 इंटू 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कराने पे बस हमें क्या करना है, सारे ज़ीरोज़ एक साथ लिख देने हैं। कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो टोटल 8 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 2 एंड 2, बस इस तरीके से हम लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज़ में। इतने रुपीज़ हो जाएंगे ऑल टोटल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस दोनों को मल्टीप्लाई करा देना था, 10,000 और 1,50,000 को, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों मैं फोर्थ क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूँ, पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए फोर्थ क्वेश्चन को, उसके बाद सेकंड थर्ड और फोर्थ एक साथ करिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, 1 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड थर्ड मैंने होमवर्क दे दिया है, अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। एक पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर शीट का, वो 100 सेंटीमीटर है। मतलब कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है आपकी, उसकी अगर हम चारों साइड्स को ऐड कर दें तब वो जाके 100 सेंटीमीटर बन रही है। इफ़ द लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर दी गई है और हमें ब्रेथ नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि ब्रेथ, दोनों ब्रेथ को जोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 100। तो हमें पेरीमीटर का बच्चों फॉर्मूला तो पता है ना रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है पेरीमीटर रेक्टेंगल का 100 सेंटीमीटर। और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से पेरीमीटर कितना होता है, होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, मैंने आपको भी अभी थोड़ी देर पहले बताया है। और यहाँ पे 100 लेंथ भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ गिवन है ना क्वेश्चन में, तो हम लेंथ को पुट कर देंगे 35 प्लस b इक्वल्स टू 100। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, 2 को क्या करेंगे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा डिवाइड में, 35 प्लस b इक्वल्स टू 100/2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0 का 0 आ गया 50, मतलब 35 प्लस b इक्वल्स टू 50। अब क्या होगा 35 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 50 माइनस 35, और यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो अब आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, अगर आपका आंसर सही है तो उसके लिए 15 और 15 यहाँ पुट कर दीजिएगा और चारों को जोड़िएगा, आपका 100 आना चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन था। ये हो गया आपका, ये आपका थोड़ा सा पोर्शन हुआ है, लेकिन आपको ब्रेथ के साथ साथ यहाँ पे ब्रेथ तो फाइंड करनी थी, फिर उसके बाद उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन थी 35 और ब्रेथ अभी हमने निकाल ली 15। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, आप मल्टीप्लाई कराइएगा, नॉर्मली मुझे पता है इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 4th पार्ट हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट मैं आपको 6th पार्ट कराने जा रहा हूँ, 5th आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपको 5th समझ में नहीं आ रहा है पढ़ने के बाद तो आप पहले 6th देख लीजिए, फिर 5th सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ वायर इज़ इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल की शेप में है एक वायर, इफ़ द लेंथ इज़ 40 एंड ब्रेथ इज़ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वायर है कोई रेक्टेंगल की शेप में है, उसकी लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द सेम वायर इज़ रिबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अब क्या है, सेम वायर को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर की शेप में चेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए वायर है ना, तो वायर को हमने पहले पूरा सीधा किया और सीधा करने के बाद हमने इसको स्क्वायर की शेप में ले आए। ठीक है, वॉट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। अब हमें इसकी साइड नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे और चारों साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। वॉट विल द मेजर ऑफ ईच साइड, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। एरिया किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले तो हम इसकी साइड पता कर लेते हैं, अपना पहला काम करते हैं, फिर एरिया को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है आपका और ये स्क्वायर है। इस रेक्टेंगल को हमने ओपन किया है और हम स्क्वायर की शेप में लाए हैं। ठीक है, वायर को। अब इसके बाद सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, क्योंकि जितना इसका पेरीमीटर होगा वो इसका पेरीमीटर के इक्वल होगा। वही वायर तो है जिसका हमने बस शेप चेंज करी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ, मैं सिर्फ पी लिख रहा हूँ लेकिन आप कॉपी में करते हुए पूरा पेरीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होंगे क्योंकि सेम वायर यूज़ हो रहा है दोनों जगह। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, होता है 4 इंटू ए या 4 इंटू एल, जो भी ले लीजिए, जो भी आपने यहाँ पे, अगर मैं एल मान लूँ तो 4 इंटू एल लिख दूँगा। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है 2l प्लस बी। ठीक, अब 4 हमें ए तो नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एल और बी हमें पता है, 240 प्लस 22। ठीक है, 4 इंटू ए इक्वल्स टू 40 प्लस 22 ऐड करें होंगे, हो जाएगा 62, 2 इंटू 62। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ए 4 को इधर नीचे भेज दूँ क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 जा 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और 2 से फिर से कट करा दूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2
2 3 जा 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा 31। तो ए की वैल्यू बच्चों आ गई 31, मतलब एक साइड कितने की हो जाएगी 31। अब ये किस में चल रहा है, सेंटीमीटर है या मीटर है, मैं क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ। ये बात कर रहा है सेंटीमीटर की, ये भी आपके वैल्यूज़ जो हैं वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया नहीं है, ए आपकी लेंथ है एक साइड की, तो वो हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। ये आपका पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आपको दोनों के एरिया में बताना है कौन सा एरिया ज़्यादा होगा। तो हम बच्चों दोनों को एरिया अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। कैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 22, जो कि सॉल्व कराने पे आ जाएगा हमारे पास 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। और मैं बात करूं अगर एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया हमें पता है, अगर दोनों साइड सेम हो जाती हैं तो हो जाता है ए स्क्वायर। ए कितना निकला है हमारा 31 इंटू 31 हो जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया ज़्यादा निकला है वो किसका निकला है, वो निकला है बच्चों स्क्वायर का। तो आप यही सेंटेंस लिख देंगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा है वही हिसाब से हम लिख देंगे। Therefore the area of square is greater than that of rectangle, ठीक है बच्चों। रेक्टेंगल से ज़्यादा होगा स्क्वायर का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपका 6 क्वेश्चन भी हो गया। अब बच्चों 7th आपके लिए होमवर्क है। मैं लास्ट क्वेश्चन 8th करा रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको कुछ होमवर्क में आप खुद से भी करें। अगर आपको 7th वही चीज़ मैं बोलूँगा 7th में ज़रा सा भी क्लियर नहीं है तो 8th आप देख लीजिए, आपको 7th अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं 8th की स्टार्टिंग करता हूँ। 8th में बोल रहा है हमसे अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। एक डोर है जिसकी लेंथ आपकी 2 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर है, वॉल में फिट हो रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज़, और जो वॉल में फिट हो रहा है उस वॉल की लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेथ है वॉल की 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। अब हम जो पेंट करेंगे, वाइट वॉशिंग जो करेंगे वो बच्चों वॉल पे ही तो करेंगे ना, डोर पे नहीं करेंगे। तो टोटल हम यहाँ से वॉल का एरिया निकालेंगे और डोर का एरिया निकालेंगे और वॉल में से डोर का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें वॉल पे ही तो वाइट वॉश करना होगा खाली। फिर उसके बाद जब हमें निकल के आ जाएगा कि कितने एरिया में वाइट वॉशिंग करनी है, फिर उसका हम रेट भी निकाल लेंगे, क्योंकि जब हमें एरिया पता हो जाएगा कितना मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 1 मीटर स्क्वायर की हमें यहाँ पे कॉस्टिंग दी गई है कि 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर जो हमें 20 रुपये लग रहा है, तो टोटल एरिया जितना निकलेगा उससे हम ₹20 को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमें दोनों के एरिया निकालने पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर इक्वल्स टू, डोर क्या है रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2 इंटू 1 मीटर। दोनों मीटर में है तो हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 मीटर स्क्वायर। और ऐसे ही एरिया ऑफ वॉल करें। अब बच्चों एरिया ऑफ वॉल तो निकाल रहे हैं, बट इसमें क्या होगा, वॉल के अंदर क्या होगा, डोर भी फिट होगा, तो इसलिए लिख देते हैं इंक्लूडिंग डोर, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल लेंथ दी गई है ना, डोर हटा के तो लेंथ और ब्रेथ है नहीं, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग डोर हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ हमें निकालनी है विदाउट डोर, तो एक्सक्लूडिंग डोर निकालनी है हमें। एक्सक्लूड करना पड़ेगा डोर को, मतलब डोर के एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा इस टोटल एरिया में से। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ हमें कितनी दी है क्वेश्चन में, हमें दी है 4.5 मीटर और ब्रेथ दी है हमें 3.6 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा आ जाएगा 16.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ
एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। अगर डोर को हम हटा दें तो डोर को कैसे हटाएंगे, हम माइनस कर देंगे डोर का एरिया टोटल वॉल में से, जो इसमें इंक्लूड है डोर भी, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 16.2 माइनस 2। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 14.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास सिर्फ वॉल आ गई कि इतने मीटर स्क्वायर तो वॉल है हमें, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का क्वेश्चन में गिवन है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 20 रुपये लग रहा है, 20 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा सिंस द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग of 1 meter square the wall equals to ₹20। ठीक है, therefore the rate of whitewashing of टोटल एरिया कितना है हमारे पास 14.2 मीटर स्क्वायर, जिसमें हमें वाइट वॉशिंग करनी है। वाइट वॉशिंग द वॉल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 14.2 मीटर स्क्वायर। और ये यहाँ से हो जाएगा आपका रुपीज़, इतने रुपीज़ लगेंगे, कितने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 284। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो आया ये क्या है हमारे पास, ये रेट है, इतना रुपीज़ लगेगा। तो हम फाइनल आंसर जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा था उसी हिसाब से हम आंसर करेंगे कि दस द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। देखिए बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। वैसे आप अगर सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको इतना लंबा दिखेगा या लेंदी दिखेगा, टिपिकल दिखेगा, बट अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है डोर और वॉल का तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, आप इसको प्रैक्टिकली अगर अपने घर के वॉल और डोर को लेकर समझेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। एक्सक्लूडिंग द डोर। तो यहाँ पे बच्चों आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब बच्चों नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज 11.2 कराऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको बच्चों ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके एक्सरसाइज 11.2 देख सकते हैं। बाकी इसमें अगर कोई भी आपको क्वेश्चन या कोई भी कंसेप्ट या कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा बच्चों। तब तक के लिए मैं बच्चों यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।